हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 18 फरवरी 2024। देखते देखते आपके 17 दिन बीत गए फरवरी के। आज है 18वां दिन। देखिए ये क्लासेस आपके बाइलिंगुअल में कवर कराए जाते हैं। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं। और ये क्लासेस जो है वो इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है जो कि डेली बेसिस पे आपके यहाँ पे कराए जाते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चाहे वो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग के लेवल की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये आपका जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स होंगे जो आपको एक तरह से रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई भी मैगजीन्स वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये क्लासेस डेली बेसिस पे होती है, इसको कवर कर सकते हैं डेली बेसिस पे बिना किसी डिले के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। यहाँ पे मानव स्पिरिट दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसको विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आत्मा दिवस जो है 17 फरवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग मेडिटेट करें। मेडिटेट करने से क्या होगा ना कि सभी लोग फोकस्ड वे में हो सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका ध्यान जो है वो कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से आपके जो फोकस है, जो आपके माइंड में जो फोकस है वो सही से नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई को लेकर के कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस सभी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा और रोज़ सुबह कम से कम हाफ एन आवर मेडिटेट करें तो उससे ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो विश्व मानव आत्मा दिवस यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिवस जो है एक तरह से क्या करता है, एक तरह से रिकनेक्ट करता है हमारे सेंस को, हमारे विस्मय को। ये क्या करता है, एक तरह से रिकनेक्ट करता है और एक तरह से ह्यूमन स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। ये मानवीय भावना को प्रतिबिंबित करने में ये हेल्प करता है। और एक तरह से ये दिवस शुरुआत जो किया गया था सेलिब्रेट करना, वो माइकल लेवी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी। ठीक है, 2003 से इसको सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया विश्व भर में माइकल लेवी के द्वारा। ठीक है, इसकी बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे ध्यान को प्रोत्साहित करने में। इसीलिए हम लोग इस दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट करता है। हमारी माइंडफुलनेस को ये इंकरेज करता है, मेडिटेशन को इंक्रीज करता है। ये यहाँ पे इंकरेज इनके द्वारा किया जाता है। ये उसी को लेकर के बात कही जा रही है। एक तरह से हमारी मानवता को पहचानने में ये मदद करता है और एक तरह से हमारी आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ने में ये हेल्प करता है। और इसीलिए इस दिवस को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं 17 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन स्पिरिट डे। विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो त्रिपुरा से रिलेटेड है। त्रिपुरा अभी आप देख सकते हैं अयोध्या जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है। अयोध्या में अभी भगवान श्री राम का मूर्ति स्थापित किया गया, वहीं पे सभी लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पेशल ट्रेन यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है अयोध्या से, जिसका नाम है आस्था ट्रेन। आस्था ट्रेन, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रेन को यहाँ पे त्रिपुरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, और ये ट्रेन में 400 पिलग्रिम्स को यहाँ पे कैरी किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगभग 400 तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली एक विशेष आस्था ट्रेन, ट्रेन का नाम क्या है, आस्था ट्रेन को यहाँ त्रिपुरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। त्रिपुरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इतने लंबे तादाद के लोगों को एक साथ किसी भी पवित्र स्थान पर लेकर के जा रहा है। ठीक है, त्रिपुरा कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर त्रिपुरा है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। त्रिपुरा एक वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपके 20 स्लीपर कोच है इस ट्रेन में। और ये ट्रेन जो है लगभग 1400 लोगों को कैरी कर सकता है, बैठा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 400 लोगों को ले जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। इस ट्रेन का नाम है आस्था ट्रेन, इसको हरी झंडी दिखाई गई है। त्रिपुरा आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ यहाँ पे 3 साइड से टच कर रहा है। और इधर आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। ये त्रिपुरा का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी कैपिटल जो है अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल अगरतला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली हिली स्टेट कहलाता है, हिली स्टेट कहलाता है। यहाँ पे इसकी कैपिटल अगरतला आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट त्रिपुरा हो गया, सिपाजिली हो गया, साउथ त्रिपुरा हो गया, कुमती हो गया, दलाई हो गया, कोवई हो गया, ऊनाकोटी हो गया, नॉर्थ त्रिपुरा हो गया।
ये सारे यहाँ के जिले हैं। तो टोटल जिला यहाँ पे 8 देखने को मिलेगा। यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी की मैं बात करूँ तो ग्रीन इंपेरियल पिजन आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनीष साहा है, याद रखिएगा। त्रिपुरा हाईकोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपका बेसिकली अगर मैं बात करूँ राज्य है। यहाँ पे फेमस जो है वो रुद्र सागर लेक आपको देखने को मिलेगा, ये नीरमहल समर पैलेस में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे त्रिपुरा से रिलेटेड बताई गई है। मनीष साहा जो है याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला यहाँ पे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात कही जा रही है। ये नन्हे फरिश्ते जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? ये इंडियन रेलवे कर्मचारी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियन रेलवे के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो नन्हे फरिश्ते क्या हो गए? नन्हे फरिश्ते में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सेव किया गया है। कितने बच्चों को यहाँ पे सेव किया गया? तो 549 चिल्ड्रन को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है उनके फैमिलीज के साथ, नन्हे फरिश्ते मिशन के अंतर्गत। इस ऑपरेशन में क्या कहा गया है देख सकते हैं। नन्हे फरिश्ते आप यहाँ पे देख सकते हैं, 549 चिल्ड्रन को रीयूनाइट किया गया है। ठीक है, फिर से मिले हैं 549 बच्चे जो खो गए थे। यहाँ पे आरपीएफ के द्वारा ये मिशन यहाँ पे इसको ऑपरेट किया गया। इसमें जीवन रक्षा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीवन रक्षा में के तहत, जीवन रक्षा के तहत 233 पैसेंजर जो किसी कारणवश चलते या उतरते समय, चढ़ते या उतरते समय ट्रेन से गिर गए थे, तो उनको यहाँ पे बचाया गया है। 233 पैसेंजर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चढ़ने टाइम पे उस समय ट्रेन खुल जाती है तो पैर फिसल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको बचाया गया है। 233 ऐसे पैसेंजर है जिनकी लाइफ बचाई गई है आरपीएफ के द्वारा। अगर उस टाइम पे उनकी लाइफ नहीं बचाई होती तो हो सकता है आज के डेट में वो यहाँ नहीं रहते, हमारे साथ नहीं रहते। तो ये जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ जवान के द्वारा ये इतने पैसेंजर को, 233 यात्रियों को यहाँ पे उनकी जान बचाई गई है। चलती ट्रेनों से उतरते या चढ़ते समय दुर्घटनावश गिर गए थे। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली उन बच्चों से रिलेटेड है जो अपने परिवार से पिछड़ गए थे, उनको वापस से मिलाया गया। जीवन रक्षा किससे रिलेटेड है? उन पैसेंजर से रिलेटेड है जो बेसिकली किसी कारणवश चढ़ते और या उतरते समय ट्रेन से गिर गए थे, तो उनकी जान बचाई गई है। इसके साथ साथ मेरी सहेली भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे ये 229 मेरी सहेली की टीम देखने को मिलेगी जो 13,615 ट्रेनों में भाग लिया है। एक तरह से महिला यात्रा को सुरक्षा प्रदान किया गया है, सुरक्षा की आश्वासन यहाँ पे प्रदान की गई है। तो देख सकते हैं ये सारे जो किए जा रहे हैं, ये सारे आरपीएफ वगैरह के द्वारा किए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये आंकड़े जो है वो याद रखिएगा, ये आंकड़े कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, और बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड न्यूज़ है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से ये रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये बेसिकली नए जो विधानसभा है, नए स्पीकर के रूप में विधानसभा में ये चयनित हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के ये लीडर हैं, बेसिकली इनका नाम है नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए हैं। ठीक है, इलेक्टेड एज ए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का यूनियन का नाम क्या है? आपको मैंने पढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी के यूनियन का नाम क्या है, चाहे देखते हैं कितने लोगों को याद है। हम इसको डिस्कस किया मैंने आर्टिकल 19 में। अगर आप आर्टिकल का लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने इसके बारे में बताया। मैंने कांग्रेस के यूनियन के बारे में बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितने लोग देखते हैं आंसर कर पाते हैं। तो ये नंद किशोर यादव जो है वो एक दो बार नहीं, ये 7 बार विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, 7 बार विधानसभा के सदस्य थे, एमएलए थे। और अगर मैं बात करूं बिहार साहिब कंस्टिट्यूशन से ये बिहार, ये नंद किशोर यादव पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा के सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार आज के डेट में है। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। और इसका गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था बिहार का। ये तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग को पता होगा। बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य से अलग हुआ था? तो वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल से आपका अलग हुआ था। और इसकी घोषणा जो है, देखिए एक दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार का गठन कब हुआ और बिहार को
बंगाल से अलग करने के लिए घोषणा जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 1905 में, याद रखिएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। अगला मैं बात करूं, ये आप देख सकते हैं बिहार के मैप। बिहार में टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 38 जिले हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 है, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल को ये आपका टच करता है। अभी याद है हम लोगों ने बेगूसराय से रिलेटेड न्यूज़ कवर किया था, देखते कितने लोगों को याद है, बताइएगा। तो बेगूसराय से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था। कौन सा न्यूज़ याद आ रहा है? ये न्यूज़ है स्मार्ट ग्राम पंचायत। अब तो याद आ गया होगा। यहीं के किसी गांव से रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ें कवर की थी। उस गांव का नाम बता दीजिए, देखते कितने लोग को याद है। बेगूसराय का, यहाँ पे ये पटना यहाँ का कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे गंगा जो है, गंगा जी जो है वो यहाँ पे बिहार को दो भाग में बांटती है। ये गंगा जी का फ्लो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बांटती है। यहाँ पे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्ध धर्म का। कहाँ आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं बोध गया में आपको ये देखने को मिलेगा, महाबोधि टेम्पल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। पटना में महावीर मंदिर टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिख के द्वारा भी यहाँ पे तख्त श्री हरमंदिर साहिब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पटना में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ के राज्य फूल जो है वो मैरीगोल्ड है। 22 मार्च को यहाँ पे बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और राज्य का फल जो है वो आपका मैंगो है, स्टेट फ्रूट मैंगो। अगला जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है। किससे रिलेटेड है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए मुझे बताइएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। चौथा मुझे ये बताइएगा, इसके डायरेक्टर कौन है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन आज मैं आप लोगों को रटवा दूंगा। देखिए, तो 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत जो है वो पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे बातचीत यहाँ पे शुरू किया गया है। तो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक तरह से नींव रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों के मंत्रियों 31 देशों की एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने के लिए भारत के आवेदन पर बातचीत शुरू कर दी है। भारत इसका हिस्सा बनने जा रहा है, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कहा जा रहा है। कंपनी यहाँ पे 300 की अगर हम लोग बात करें तो 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो है वो फेज 2 के अंतर्गत इसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड। ये कंटेंट गलत है, कंटेंट गलत है, ये इंग्लिश वाला पार्ट गलत है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। हिंदी पे फोकस कीजिए, ये वो दूसरे न्यूज़ का आ गया ये कंटेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों के मंत्रियों 31 देशों की एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने के लिए भारत के आवेदन पर बातचीत शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पे IEA के फुल मेंबरशिप के लिए बातचीत यहाँ पे शुरू किया हुआ है। 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में IEA में शामिल हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टिंग मेंबर के रूप में यहाँ पे ये IEA में शामिल हुआ था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में ने। लेकिन अक्टूबर 2023 में पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा था। अक्टूबर 2023 में हम लोगों ने बेसिकली ऑफिशियल रिक्वेस्ट यहाँ पे बोला था कि हमें फुल मेंबरशिप प्रोवाइड करने को लेकर के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में, लेकिन अभी तक हमें वो ग्रांट नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित। चलिए मुझे ये भी बताइएगा, भारत आज के डेट में कितने नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था आज के डेट में कितने नंबर पे है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे रेखांकित किया गया, वहीं पे इसको हाईलाइट किया गया है, वहीं पे उसको बताया गया है, और इसी चीज़ को लेकर के IEA से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको फुल मेंबरशिप को ग्रांट कर दी जाए। इसी पे बातचीत यहाँ पे शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक हमें फुल मेंबरशिप नहीं मिला है। तो IEA के हेडक्वार्टर कहाँ है वो मुझे बताइएगा, इसके डायरेक्टर कौन है वो मुझे बताइएगा। देख सकते हैं एनर्जी एजेंसी में लेकर के भारत जो है वो कितना तेजी से वर्क कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा
सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ अयोध्या में फिर आपका काशी विश्वनाथ बनारस में भी सोलर पावर प्लांट को स्थापित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो शुरू भी कर दिया गया है अयोध्या में। लगभग 40 मेगावाट का प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसको अभी स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एनटीपीसी के द्वारा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक तरह से एनर्जी एजेंसीज को लेकर के, कि हम किस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं भारत में पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर सेटअप करने के लिए। ठीक है, अगला जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है BIS, सुना होगा आप लोगों ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मानक पथ प्रदर्शक इसका मोटो है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे कही जा रही है। BIS होता क्या है, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर वाले पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे। तो इसका मोटो जो है वो मानक पथ प्रदर्शक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमोद कुमार तिवारी जो है वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ठीक है, चेयरमैन है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये BIS क्या है, BIS एक, अगर मैं बात करूं तो ये किसके अंडर में आता है, तो ये बेसिकली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत राष्ट्रीय मानक निकाय है। तो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानक निकाय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा BIS जो है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 25 मेंबर है, 25 मेंबर है। अगर मैं बात करूँ तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हैं। केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग अनुसंधान संस्थानों और उपभोक्ता संगठन के 25 सदस्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन के हो गए या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, तो टोटल यहाँ पे 25 मेंबर आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 को हुई गई थी। किसके अंडर में इसको स्थापित किया गया, तो इस एक्ट के तहत 2016 के तहत BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत इसको यहाँ पे क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ये याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय मानक निकाय आप देख सकते हैं भारत सरकार के तहत, और किसके अंडर में आता है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंडर में आपको ये देखने को मिलेगा। 25 सदस्य हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इसको केंद्र और राज्य सरकारों के से, और इंडस्ट्री से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे सदस्य जो है वो 25 सदस्य आपको यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, टोटल 25 सदस्य याद रखिएगा। 1986 में गठन हुआ था। 2016 के ब्यूरो मानक अधिनियम एक्ट के तहत इसको जुरिस्डिक्शन दी गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, प्रमोद कुमार तिवारी जो है वो यहाँ के चेयरमैन है। ठीक है, अगला यहाँ सिडबी बैंक। सिडबी बैंक जो था पहले IDBI बैंक के अंतर्गत आता था, लिंक था, बाद में इसको डिलिंक कर दिया गया था। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, याद रखिएगा, रेगुलेटरी बॉडी यानी न्यायात्मक निकाय है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे जो लाइसेंसिंग दी जाती है वो किसको दी जाती है, MSME जो इंटरप्राइजेस है उनको दी जाती है। तो समग्र जो लाइसेंस दी जाती है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों को दी जाती है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये किसके अंडर में आता है, ये वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1990 में। ये किसके अंडर में था, तो ये आप देख सकते हैं सब्सिडरी ऑफ IDBI बैंक के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। IDBI बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में, ये 1990 की बात है, लेकिन 2000 में इसको फिर डीलिंग कर दिया गया था। 2000 में ये IDBI से अलग कर दिया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं इसको। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ है। चेयरमैन जो है वो शिव सुब्रमण्यम रमन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है यहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं 2 अप्रैल 1990 को ये पूरी तरह से इसको स्थापित किया गया था। IDBI बैंक के कंट्रोल में था, लेकिन 2000 में फिर इसको क्या कर दिया गया था, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको डीलिंक कर दिया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे ट्राई को लेकर के, ट्राई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, टेलीकॉम संचार प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो दूर संचार नियामक प्राधिकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक निकाय जिसको कहते हैं। और ये
भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सेक्शन 3 के तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत, यानी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत ये भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया है? रेगुलेटरी मतलब क्या होता है? जिसको हम रेगुलेट कर सकें, जिसको हम चेंज कर सकें, जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग हम उसमें बदलाव ला सकें, तो वो रेगुलेटरी कहा जाता है। रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या होता है? अब रेगुलेटर घर में बहुत सारे हैं। जैसे फैन के रेगुलेटर क्या होता है? एक तरह से क्या होता है, उसको हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक ये जो बॉडी है इसको रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो दूरसंचार क्षेत्र का एक नियामक इकाई है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टोटल सदस्य की मैं बात करूँ तो 5 सदस्य होते हैं टोटल इस दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5 सदस्य आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1997 को हुई थी। और किसके अंडर में आता है, किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, किसके क्षेत्र अधिकार में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, भारत सरकार के अंतर्गत, संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आता है। हेड क्वार्टर की मैं बात करूँ तो ये न्यू दिल्ली है और इसके जो चेयरमैन है वो अनिल कुमार लाहौटी है। और सचिव की बात करें तो सुनील कुमार गुप्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनिल कुमार लाहौटी यहाँ के चेयरमैन, और सेक्रेटरी की बात करें तो सुनील कुमार गुप्ता। टोटल 5 सदस्य होते हैं, चेयरमैन के साथ 2 फुल टाइम 2 पार्ट टाइम, ये ध्यान रखिएगा। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ईपीएफओ की बात करूँ, तो ये ईपीएफओ ये बेसिकली क्या करता है? एक संस्था है, एक संस्था है जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। एक तरह से क्या है, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आता है। किसके अंतर्गत आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। जिसमें 2 मुख्य सामाजिक सुरक्षा का संगठन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यह भारत में भविष्य निधि के विनियमन की बात कही जा रही है। यानी एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ को लेकर के है? रेगुलेशन को लेकर के है। और एक तरह से किस चीज़ के ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर है। किस चीज़ का? प्रोविडेंट फंड्स का, प्रोविडेंट फंड्स को लेकर के। तो यह भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, उसी से रिलेटेड बात कही जा रही है। इसका जो टॉप डिसीजन आपको देखने को मिलेगा, शीर्ष निर्णय जो आपको देखने को मिलेगा वो किसके ऊपर है? तो एक तरह से किसी भी बॉडी को ये सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्ट के रूप में, एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। ईपीएफओ का शीर्ष निर्णय लेने वाला जो निकाय है वो केंद्रीय न्यासी बोर्ड है। कौन है? कौन इसका निर्णय लेता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ का। ठीक है, केंद्रीय न्यासी बोर्ड है। जो कर्मचारी, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है? एक वह बॉडी होता है जिसको पार्लियामेंट से एक्ट पास करके जिसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये सारे स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी पार्लियामेंट से ये इस बॉडी को पास करके बहुमत से इस अधिनियम का यहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गठन किया गया 1952 के तहत, ताकि एक तरह से क्या किया जा सके? प्रोविडेंट, पीएफ कटता है, आप लोगों को पता होगा पीएफ के बारे में। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली है। चेयरमैन की बात करूँ तो नीलम एस राव है यहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, 1992 द्वारा इसको स्थापित एक वैधानिक निकाय आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, ईपीएफओ याद रखिएगा। अगला यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI की बात यहाँ पे कही जा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण है। ठीक है, इसका काम क्या है कि प्रोडक्ट्स को क्या करता है? फूड आइटम्स को ये क्या करता है? निर्माण करता है, स्टोर करता है, बिक्री करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक तरह से आयात को नियंत्रित करता है। ठीक है, किसके अंडर में? देखिए ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी ये भी एक तरह से क्या है? पार्लियामेंट के थ्रू पास करके इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बॉडी का गठन किया गया है। ठीक है, एक किसके मिनिस्ट्री के अंदर में आता है?
तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए मुझे बताइएगा कि आज के डेट में कौन से मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के। मिनिस्टर मुझे बताइएगा, फैमिली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है आज के डेट में, वो मुझे बताइए। कौन से मंत्री हैं आज के डेट में, परिवार कल्याण मंत्री, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, जो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, इंपोर्ट करता है फूड के आर्टिकल को। एक तरह से ये क्या करता है, एक तरह से ये स्थापित करता है, एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि जो फूड हम डिलीवर कर रहे हैं वो फूड एक तरह से पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ इंश्योर फूड, आप बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते होंगे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसमें FSSAI का लोगो लगा होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो लोगो ये बताता है कि ये फूड जो है वो पूरी तरह से सेफ है, सेफ्टी है, फूड पूरी तरह से सेफ है और आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रॉपर हाइजीनिक के साथ। तो इसका लीगल स्टेटस की बात करूं, कानूनी कार्रवाई की बात करूं, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत 2006 में इसको स्थापित किया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके चेयरपर्सन की बात करूँ तो सुधांश पंत है, ये ध्यान रखिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूँ तो इनका नाम है गंजी कमला वीराव। ठीक है, और ये कंपोजिशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेयरपर्सन होते हैं, इसके साथ 22 सदस्य आप देख सकते हैं इसमें आते हैं। तो सुधांश पंत यहाँ के चेयरपर्सन है, इसके साथ 22 सदस्य हैं, और CEO जो है वो गंजी कमल वीराव है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड याद रखिएगा, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एक तरह से खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को क्या करता है, नियंत्रित करता है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं, इमिग्रेशन स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। ठीक है, इमिग्रेशन समिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 14वां संस्करण जो है उस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, सांग्री ला होटल जो कि न्यू दिल्ली में है, यहीं पे इसका क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। इसका फोकस क्या है, सम्मेलन का फोकस क्या है, EB5 पोर्तुगल गोल्डन वीज़ा, UK बिजनेस इमिग्रेशन एंड यूरोप गोल्डन वीज़ा जैसे आवर्जन कार्यक्रम पर यह क्या था, केंद्रित है। ठीक है, फोकस करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी जितने भी एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के, उनको यहाँ पे बुलाया गया था और एक तरह से उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें ये सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो BLS जो है वो एक तरह से ग्लोबल एंड एक्विस्ट एडवाइज़र आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किए गए थे समिट को, और एक तरह से दुनिया भर के आवर्जन विशेषज्ञ एक विविध श्रृंखला को इकट्ठा करते हुए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड है, 14वां संस्करण है, ये ध्यान रखिएगा। वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन की बात यहाँ पे कही जा रही है। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन चेक, जब आप किसी अपने देश से बाहर जा रहे होते हैं तो इमिग्रेशन आपका होता है। इमिग्रेशन एक अलग डिपार्टमेंट होता है, कॉर्नर होता है, जहाँ पे आप जा करके आप बताते हैं, आप अपना पर्पस ऑफ विजिट बताते हैं उस कंट्री में कि आप किस लिए वो कंट्री आप विजिट करते हैं। एक रेगुलर सिक्योरिटी चेक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड है, इसी को यहाँ ध्यान रख सकते हैं। 14वां वैश्विक संस्करण जो है, सम्मेलन जो है वो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। ठीक है, इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर ये पूरी तरह से फोकस किया है, जो यूरोप के हो गए, UK के हो गए, ये सब वीज़ा है, उनको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अगला जो न्यूज़ है वो NGT, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ के जो हियरिंग होती है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसकी हियरिंग यहाँ होती है, और ये इसकी पावर जो होती है वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट के पावर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हरित न्यायाधिकरण की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब क्या हो गया, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वैसी बॉडी जिसको पार्लियामेंट से एक्ट पास करके जिसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर फोकस करता है, तो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर ये पूरी तरह से फोकस करता है, उसी से संबंधित है, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाना। आप देख सकते हैं बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि उनके पास केसेस के और बहुत सारे भरमार हैं। तो उन्होंने तरफ से एक NGT आप देख सकते हैं, NGT एक तरह से स्थापित किया गया ताकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो डायरेक्ट ये कोर्ट ये बेसिकली देखें, ताकि थोड़ा बहुत बर्डन जो है
वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कम हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित है ये। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसके ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 को इसको सेटअप किया गया था। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 20 जुडिशियल मेंबर के साथ साथ एक चेयरपर्सन है। 10 यहाँ पे 10 से 20 जुडिशियल सदस्य देखने को मिलेंगे और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं एक अध्यक्ष तो है ही, 10 से 20 न्यायिक सदस्य देख सकते हैं और 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य आप इसमें देख सकते हैं। किसके अंतर्गत आता है? क्षेत्राधिकार की मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। चेयरमैन जो है वो प्रकाश श्रीवास्तव है, याद रखिएगा प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कही जा रही है। अगला है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज कितने सारे आपको कवर करा रहा हूँ, सारे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी याद रखिएगा नियामक निकाय है जिसको हम कभी भी रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये भारत में है, ये ध्यान रखिएगा। सेबी जो है एक तरह से इसकी स्थापना 1988 को 12 अप्रैल को की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और एक तरह से इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया है। स्टैट्यूटरी पावर यहाँ पे देख सकते हैं, तो 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ यहाँ पे इसको दी गई है, यानी एक तरह से गवर्नमेंट पावर यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैट्यूटरी पावर यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये शक्तियाँ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ताकि ये अच्छे से अपना वर्क कर सके मार्केट के क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसके जो प्रशासनिक डोमेन की मैं बात करूँ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की बात कही जा रही है। रेगुलेटरी बॉडी, स्थापना 12 अप्रैल 1928, याद रखिएगा। ये क्या करता है? ये पूरी तरह से सिक्योरिटीज और कमोडिटीज मार्केट जो भारत में है, प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए ये एक नियामक निकाय है। मार्केट को ये रेगुलेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन जो है वो माधवीपुरी बुच्च है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आप ये क्या करिएगा, उनके चेयरपर्सन आपको याद रखना है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी एक क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक निकाय है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, यानी इसको गवर्नमेंट पार्लियामेंट से संसद से पास करके इसको बनाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से भारत में। तो एक तरह से बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को ये विनियमित और लाइसेंस देना, ये इसका काम है। और एक तरह से क्या है? ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 सदस्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ 10 सदस्य कौन कौन से हैं, तो एक अध्यक्ष हो गए, एक 5 फुल टाइम हो गए और 4 पार्ट टाइम आपको सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल 10 मेंबर का यहाँ पे ये बोर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको बेसिकली अपॉइंट किया जाता है। हेडक्वार्टर यहाँ पे हैदराबाद है। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक विनियामक यहाँ पे प्राधिकरण है, निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। 10 सदस्य हैं, 5 फुल टाइम, 4 पार्ट टाइम, एक अध्यक्ष, और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली रिलेटेड है आपके मुंबई के पनवेल एरिया से। पनवेल भारत के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे आपका स्थापित किया जा रहा है। ट्रेनिंग सेंटर जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है और ये कहाँ पे? 650 करोड़ निवेश के साथ यहाँ पे आपको इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खुलने जा रहा है। कहाँ पे? ये पनवेल में है। ठीक है, तो पीएमसी के तहत यहाँ पे 650 करोड़ की परियोजनाओं और देश के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र के लिए राज्य सरकार ने 1700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बुनियादी ढांचे का विकास देखा जा रहा है। देखिए, कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे? पनवेल में।
ठीक है, तो ये उसी को से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 26 करोड़ रुपए यहाँ पे पीएमसी को दिए गए हैं इस साल, ताकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के थ्रू यहाँ पे 36 करोड़ तक हम अगले वित्तीय वर्ष में इसका लक्ष्य रखा गया आवंटित किए जा सके। तो राज्य सरकार ने जिला योजना समिति के माध्यम से इस वर्ष पीएमसी को 26 करोड़ आवंटित किए, देख सकते हैं पीएमसी को यहाँ पे 26 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको बढ़ाकर 36 करोड़ करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी पीएमसी की 650 करोड़ की परियोजना यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर को यहाँ पे स्थापित करने के लिए। कहाँ पे है? पनवेल में। ये देख सकते हैं मुंबई का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बदलापुर एक मूवी का नाम आया था, याद है? अंबरनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। बताइएगा किस किस भगवान का यहाँ पे मंदिर है, वो मुझे बताइएगा। अंबरनाथ सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा अंबरनाथ। ठीक है, करजत भी हो गया, मैथरन डैम होगा, ये डैम है यहाँ पे मैथरन डैम, याद रखिएगा। पनवेल यहीं पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ था। आई होप ये सारे न्यूज़ जो है वो आपको कवर हुए होंगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये आपको सारे करंट अफेयर्स जो है वो क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी ऊपर में आर्टिकल्स के आपको प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसको सभी लोग आर्टिकल्स को जल्द से जल्द कवर कर ले, नोट्स कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके और अच्छे से करंट अफेयर को डेली बेसिस में कवर कर सके। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।